हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज 14 मार्च है। सो 14 मार्च से करंट अफेयर्स हम देखेंगे थ्रू एमसीक्यूज। होपफुली आप लोगों ने न्यूज़पेपर आज का पढ़ लिया होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो डू अटेंड दिस सीरीज और उन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को जाके एक बार स्किम कर लेना आप लोग। दिस इज आवर प्रोफाइल। ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगर लास्ट के 70-75 दिन जो दिन बच गए हैं आपके, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड नहीं करते हो, मल्टीपल रिविजन नहीं करते हो, सो यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट थ्रू। If you want to get guided by us, if you want to get directly mentored by us, you can reach out to us on Telegram and you can join our mentorship program. So first question for the day, with reference to the proposed economic stabilization fund, consider the following statement. Okay, so इस न्यूज से है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, पास से इसको लेकर डिस्कशन चल रहा था। So it has been allocated 57,381 crores through supplementary grants, की supplementary grant के थ्रू दिया गया है। It aims to provide fiscal space to respond to global economic shocks, जो global economic shocks वगैरह हो गया, वॉर हो गया या रिसेशन आ गया, इस तरह की चीजों के लिए। इट विल बी फाइनेंस्ड एक्सक्लूसिवली थ्रू बोरोइंग्स फ्रॉम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, जैसे मान लो वर्ल्ड बैंक वगैरह, आईएमएफ वगैरह, उससे कह रहे लोन लेके वो इसको फंड किया जाएगा। सो पॉज द वीडियो और मार्क द आंसर। ये तो फ्रंट पेज का न्यूज था, आप लोगों ने होपफुली देखा ही होगा। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है, ओके, दिस वन इज इनकरेक्ट, कि एक्सक्लूसिवली थ्रू ये इसकी जो फंडिंग है वो जनरल बजटरी रिसोर्सेज से की जा रही है, नॉट फ्रॉम मल्टीलैटरल बोरिंग और एक्सटर्नल लोन्स। ये कैसे किया जाएगा? ये बजटरी एलोकेशन के थ्रू किया जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना कि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है? ये आप टाइप्स ऑफ ग्रांट जो है, लक्ष्मीकांत में जाके आप लोग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है कि एडिशनल ग्रांट होता है, व्हिच अलाउज गवर्नमेंट टू सीक एडिशनल फंड्स। जैसे जो ओरिजिनल बजट में अलाउड है, पार्लियामेंट ने परमिट किया है, उसके बियॉन्ड जाके जो ग्रांट्स लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो उसी के थ्रू लिया गया है। ये अमाउंट यूपीएससी यूजुअली नहीं पूछता है ऐसे, बट तभी क्योंकि करंट न्यूज में आपके, तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि लगभग लगभग कितना है। अब जैसे मान लो यहाँ 57,000 करोड़ की बात हो रही है और एग्जाम में बोल दिया 157 है, या मान लो 20 के है, मतलब इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि 57,000 के अराउंड है। इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए। सेकंड जो है सही है कि जो इस तरह के शॉक्स हों, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स, वॉर वगैरह की वजह से, उसमें कैसे हैंडल करना है, उस चीज के लिए हमें क्वेश्चन दे देगा, ये हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और द राइट आंसर फॉर दिस इज फर्स्ट का बी हो जाएगा। Now coming to question number 2, with reference to the Washington Consensus, consider the following statement. तो तीन statement है आपके पास। पहला, the term was coined by John Williamson in 1989. Second, it advocated policies such as fiscal discipline, trade liberalization, and privatization of state-owned enterprises. Third, it promoted stronger state control over industries, right, and protect them. So please pause and mark your answer. तो देखो, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है कि जॉन विलियमसन कॉइन्ड द टर्म इन 1989, दैट इज करेक्ट। ही वाज द पर्सन हु कॉइन्ड दिस वॉशिंगटन कंसेंसस। एंड व्हाई 1989? बिकॉज एट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया एंड वर्ल्ड ऑर्डर जो है यूनिपोलर हो गया। उससे पहले क्या था? बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। यूएसए वाज लीडिंग द वेस्टर्न ब्लॉक एंड यूएसएसआर वाज लीडिंग द ईस्टर्न ब्लॉक। लेकिन 1989 में विद द disintegration of with the weakening of USSR, right? तो क्या हो गया कि वर्ल्ड ऑर्डर जो यूनिपोलर हो गया एंड यूएसए वाज द हेजीमोन ऑफ द वर्ल्ड। तो यार ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस है, जो कैपिटलिज्म है, वो पहले जो वेस्टर्न कंसेंसस था, अब दुनिया भर के लिए हो गया। ग्लोबलाइजेशन जो है वो दुनिया भर के लिए कैपिटलिज्म का बेस बन गया एंड दैट इज वेयर वॉशिंगटन कंसेंसस केम फ्रॉम। ठीक है। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही है। ये क्या बोल रहा है? इट एडवोकेटेड पॉलिसी सच एज फिस्कल डिसिप्लिन, ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है। अब देखो, थर्ड जो है वो गलत है। इट प्रमोटेड स्ट्रॉन्गर स्टेट कंट्रोल। ये बात जो है थर्ड वाली, वो होगी आपकी कम्युनिज्म वाली बात, वो सोशलिज्म वाली बात होगी। वॉशिंगटन कंसेंसस जो कैपिटलिज्म, मार्केट, फ्री मार्केट के ऊपर बेस है, और ये जो स्ट्रॉन्गर स्टेट कंट्रोल है, ये सोशलिज्म के ऊपर बेस है, मार्क्सिस्ट स्टेट के ऊपर बेस है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, 1 and 2 ओनली। थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू प्रपोज पैंडेमिक एग्रीमेंट। अगेन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट के, अब देखोगे 5-6 साल से कुछ ना कुछ क्राइसिस चला आ रहा है वंस कोविड के। तो इस तरह की क्राइसिस से रिलेटेड जो भी चीज है वो इंपॉर्टेंट है आपके इस साल के प्रीलिम्स के लिए। सो पैंडेमिक एग्रीमेंट को लेकर बात, स्टेटमेंट देखते हैं। इट वाज अडॉप्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 2025 इन रिस्पांस टू गैप्स रिवील्ड ड्यूरिंग कोविड 19 पैंडेमिक। आप सभी लोगों ने देखा कि काफी
परेशानियों का सामना करना पड़ा, काफी लोगों की डेथ हुई, काफी माइग्रेंट्स को लोगों ने उनके हाल पे छोड़ दिया, गरीबों की बहुत बुरी हालत हुई। इन जनरल सभी लोगों ने सफर किया एक्सेप्ट द एलीट और यू कैन से रिच क्लासेस। तो वो जो गैप्स जो आइडेंटिफाई हुए कह रहा है उसको लेके आया है। देन सेकंड ऑप्शन, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स कंट्रीज और द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वंस अडॉप्टेड, अडॉप्ट कर लिया गया तो सीधा लीगली बाइंडिंग बन जाएगा ऑटोमेटिकली ऑल मेंबर्स पे। ठीक है। नाउ थर्ड ऑप्शन, इट एम्स टू एस्टैब्लिश ग्लोबल रूल्स फॉर पैंडेमिक प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। जो द होपफुली यू मस्ट हैव गॉट इट राइट। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि अब जो आपका तीसरा जो आपका स्टेटमेंट है, ओके, जो थर्ड स्टेटमेंट है, इट एम्स टू एस्टैब्लिश ग्लोबल रूल्स फॉर पैंडेमिक। आप देखो पैंडेमिक एग्रीमेंट अगर बन रहा है, ऑब्वियसली प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस मतलब उसके हैंडलिंग को लेके ही बनेगी चीजें, तभी हम एग्रीमेंट बना रहे हैं, उससे लिंक होने के चांस ज्यादा है। तो दिस सीम्स टू बी द करेक्ट वन। जो आपका पहला है तो वर्ल्ड हेल्थ जो असेंबली है इसी का मेन काम है इस तरह के एग्रीमेंट वगैरह करना, जो भी हेल्थ से रिलेटेड चीजें होंगी। तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका है, इट ऑटोमेटिकली, अब ये हमने बार बार आपने नोटिस किया होगा, ऑटोमेटिकली जो चीज जहां भी दिखे मेजोरिटी टाइम वो गलत होती है, ऑटोमेटिकली नहीं होता है। आप उसे पहले साइन करोगे, अब कंट्रीज साइन करेगा, मान लो इंडिया ने साइन नहीं किया तो इंडिया में बाइंडिंग कैसे हो जाएगा, वो भले ही बाकी कंट्रीज ने कर दिया हो। तो वो कंट्री उसे साइन करेगी, एक्सेप्ट करेगी, तब जाके वो चीज होगी। और 2025 में क्या था, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए है। अब इसका एम किस तरह चीजें होंगी कि इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन हो गया, मेडिसिन हो गया, डायग्नोस्टिक मेडिकल केयर। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को आपने छोड़ दिया उनके हाल पे, जो अफोर्ड कर सकते थे उन्हीं को दिया, या आपने ओल्ड और वीक को छोड़ दिया। इस तरह की चीज नहीं होगी। और आपको जैसे मैंने बताया ऑटोमेटिकली बाइंडिंग नहीं होगा। सो राइट आंसर विल बी सी 1 and 3। Now, coming to question number 4, consider the following statement regarding LPG as a household fuel. तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, LPG burns with a clean blue flame due to complete combustion. Second, LPG is a naturally odorless. So please pause and mark the answer. ठीक है, अभी देखो एलपीजी क्राइसिस हो रहा है कंट्री में, एंड इसीलिए एलपीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि एलपीजी होता क्या है। तो एलपीजी बेसिकली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ये मिक्सचर होता है मेनली प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मेनली आपका प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है जो हाउस होल्ड कुकिंग फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है, राइट। क्लीन ब्लू फ्लेम होता है जो कंप्लीट कंबशन दिखाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड जब ये बर्न होता है तो दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, राइट, वेरी लिटिल सूट। एंड नेचुरली ऑर्डरलेस ये होता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती है। एंड इसीलिए जो आप एलपीजी का आप स्मेल देखते हो, एलपीजी जब भी सिलेंडर का मतलब गैस ऑन करते हो, तो दैट इज नॉट द स्मेल ऑफ एलपीजी, दैट इज स्मेल ऑफ इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन को मिक्स किया जाता है एलपीजी सिलेंडर में, जिससे कि आप उसके स्मेल को पहचान सको। नहीं तो क्या होगा, लीकेज होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट, एंड दैट विल बी डिजास्टरस। एंड देयरफॉर इथाइल मरकैप्टेन इज मिक्स्ड विथ एलपीजी। एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज पीएनजी और एलपीजी इनके बीच का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पीएनजी जो आपके आईजीएल पंप्स हो गए या फिर आपका जो हो हाउस होल्ड पाइपलाइन सप्लाई है वो पीएनजी होता है। एलपीजी सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड फॉर कुकिंग। तो इसके बीच का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। The fifth question, with reference to Constitution Bench of Supreme Court of India, consider the following statement. Many of you might have missed this, but Supreme Court ने क्या किया, कंपोजिशन किया है अभी 9 जज बेंच, हेयरिंग रेफरेंस ऑन इंडस्ट्री डेफिनेशन, कि इंडस्ट्री का डेफिनेशन जो है उसके लिए कंस्टिट्यूट किया गया है। देन साबरीमाला केस पे बोला गया है। सो मल्टीपल कंस्टिट्यूशन बेंच बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Every case challenging the validity of a law must necessarily be heard by a constitutional bench। कि कोई भी केस आया कि वैलिडिटी ऑफ लॉ चैलेंज हो रहा है तो उसको तो कंस्टिट्यूशन बेंच ही सुनेगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कंस्टिट्यूशन बेंच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कितने लोग कंसिस्ट करते हैं इसमें, एटलीस्ट 5 जजेस इसमें होने चाहिए। एंड थर्ड ऑप्शन इज इट इज कंस्टिट्यूटेड व्हेन अ केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है ये तब कंस्टिट्यूट किया जाता है कब, जब एक केस इन्वॉल्व करता है जहां पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है हमें, वैसी बात हो। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। सो होपफुली अब इसमें आप, क्योंकि आपने न्यूज अगर फॉलो किया है और आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी हुई तो आपको पता होगा। यहाँ समझिए आप, एवरी केस एक्सट्रीम केस है, ऐसा नहीं हर केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बनाना है, जहां भी लॉ को चैलेंज कर दिया, गवर्नमेंट का लॉ बन गया, ऐसा नहीं। जहां पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना है, क्या किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को ये
उसको वायलेट कर रहा है, क्या उसमें उसके मीनिंग को समझना मुश्किल है, क्या जुडिशरी को नीड है कि उसको एक्सप्लेन करना पड़े, रिव्यू करना पड़े, तो उस केस में, यानी कि हर केस में ऐसा नहीं होता है। वैसे अगर एवरी केस वाली चीज ये गलत हो जाएगी। अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस, ये आपका आर्टिकल 145 में मेंशन्ड है, आप जाके देखना, चेक करना बेयर एक्ट में या फिर अपने बुक में। तो आर्टिकल 145 में मेंशन है कि एटलीस्ट 5 जजेस होने चाहिए। सो दिस इज अ फैक्ट और करेक्ट है ये। थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट कि अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है उस केस में होगा। यहां से आप ये भी देख सकते थे कि 1 और 3 में से एक ही होता। अगर एवरी केस होता तो थर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। जब इस तरह का सिचुएशन होगा तभी नीड पड़ेगी। सो राइट आंसर विल बी 2 और 3। इसके फेमस केसेस आपको पता होगा, जैसे केशवानंदा भारती केस है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया था आपका। देन और कौन से केसेस फेमस थे, मान लो आयर कोहलो केस हो गया, एसआर बोमाई हो गया, पुट्टा स्वामी हो गया। ये सभी जो वर्डिक्ट आप सुन रहे हो, ये सारे वर्डिक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिए थे। ओके, और एटलीस्ट 5 होने ही चाहिए। आपको ये बताना है हमें कि केशवानंदा भारती केस जो है, जिसमें आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया था, उसमें बेंच में कितने जजेस थे? उसमें बेंच में टोटल जजेस कितने थे? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया था केशवानंदा भारती केस में, उसमें कितने जजेस थे? Now coming to question number 6, with reference to the removal process of members of Election Commission of India, consider the following statement. तो 3 statement है आपके पास. The chief election commissioner can be removed from office in the same manner and on the same ground as a judge of the Supreme Court. Second, election commissioners can be removed by the president on the recommendation of chief election commissioner. Third, election commissioners enjoy the same level of protection from removal as the chief election commissioner. So please pause and mark your answer. ठीक है, ये न्यूज़ क्यों है? बिकॉज जो अपोजिशन है, दे हैव मूव्ड अ मोशन टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सीईसी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324, राइट, एंड इनका काम क्या है? टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब देखो, जो सीईसी है, दैट ही कैन बी रिमूव इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट होगा, जो रिमूवल प्रोसेस होगा, दैट विल बी फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड है कि इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये भी सही है। सीईसी रिकमेंड करेंगे तभी जो है इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जा सकता है, तो ये एक थोड़ा सा प्रोटेक्शन उनको दिया गया है अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को। थर्ड है इलेक्शन कमिश्नर्स एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। देखो 2 और 3 कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर 2 सही है तो 3 गलत होगा। 2 सही है बिकॉज सीईसी का रिकमेंडेशन चाहिए होता है और ऑन पार नहीं है, एट पार नहीं है विद सीईसी। तो इलेक्शन कमिश्नर्स के पास लेस प्रिविलेज है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू रिमूवल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A1 and 2 ओनली। और इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कैसे करते हैं। ये जो है ये इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो भी थीम्स हम कवर करते हैं, टॉपिक करते जा रहे हैं, उनको जब आप पढ़ रहे हो, स्टैटिक वाली चीजें पढ़ रहे हो प्रीलिम्स के लिए, उनको और अच्छे से करा करो आप लोग। रेस्ट एश्योर्ड ये क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, आएंगे ही आएंगे। जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, ये बॉडीज इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू।